चैप्टर 15 देख रहे हैं, वेव्स। वेव्स पे सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है, एक स्ट्रिंग है जिसका मास 2.5 kg दिया हुआ है। इसका टेंशन भी दिया हुआ है 200 न्यूटन। जो लेंथ है स्ट्रेच स्ट्रिंग की वो 20 मीटर है, और जो ट्रांसफर जर्क एक एंड पे इसको जर्क दिया गया। हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक टू रीच द अदर एंड? कितने समय में जो डिस्टर्बेंस है, मान लीजिए इस तरीके से इसको जर्क दिया गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा? जो चीज़ है वो लिख लेते हैं पहले। जैसे मास दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। अच्छा, हम जानते हैं म्यू जो कि हमारा मास पर यूनिट लेंथ होता है, वो आपका m/l, यानी कि इसको आप लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, ये मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये करीब इतना आ जाएगा। फिर जो वेलोसिटी है, अब क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि ट्रांसवर्स वेव है, तो जो वेलोसिटी होती है ट्रांसवर्स वेव में वो होती है v = √t/μ। इसीलिए हमने म्यू निकाला है, क्योंकि टेंशन हमारे पास है। म्यू निकालने की आवश्यकता थी, जो कि हमने इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लिया। अब v = √t/μ, t हमारे पास पता है, म्यू हमें पता है, इसको अंडर रूट के अंदर रखिए, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? लेंथ के बराबर, और स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, इसी वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। यानी कि टाइम अगर निकालना है आपको, तो ये डिस्टेंस यानी कि 20 और स्पीड जो अभी आपने निकाली, इसको रख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, इतना सेकंड आ जाएगा, 0.5 सेकंड। एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया टॉप टावर के टॉप से। इसकी हाइट 300 मीटर दी हुई है, और ये स्प्लैश करता है पानी। नीचे पॉन्ड है, उसमें पानी है, टावर के नीचे बेसमेंट में। बेस में मतलब टावर के नीचे, बेस टावर के अलहदा। अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ इसको। अब ये स्प्लैश सुनाई दिया कहाँ पर? जिन्होंने फेंका इसको, तो उनको ऊपर सुनाई दिया। आपको ये बताना है कब सुनाई दिया उनको। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर का, वो इतना लेना है आपको, 340। तो कुछ इस तरीके से है, ये टावर है, यहाँ से इसको फेंका गया पत्थर को, फिर यहाँ पर पॉन्ड है एक जगह पे। उसके बाद जैसे ये स्प्लैश यहाँ पर पानी पे पत्थर टकराया, यहाँ से साउंड इनको दोबारा सुनाई दिया। तो हमको ये आने का मतलब पत्थर के गिरने का, और फिर साउंड के ऊपर जाने का, इसको दोनों का टाइम निकालना है, जोड़ना है उनको, इतना ही टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है फ्री मोशन, जो न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ लगाएंगे हम, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना वेव्स वाली चीज़ यूज़ करेंगे। तो हाइट टावर की दी हुई है 300 मीटर। जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि जीरो वेलोसिटी से फेंका गया है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। एक्सेलरेशन आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्पीड ऑफ साउंड एयर में ये भी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। हमको टाइम निकालना है, कितना समय उसने यहाँ से यहाँ तक लिया, पत्थर ने ऊपर से नीचे पहुंचने के लिए। तो S = हम t1 मान के चलते हैं, तो S = ut1 + ½ gt1²। तो S है 300, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टावर से नीचे, टावर के तल तक, टावर के कहें कि आप बेस तक, इसकी दूरी है 300। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटी हम 9.8 ले रहे हैं, t1 हमारा t1 है। तो t1 कैसे आएगा? 7.82 सेकंड आ गया। अब यहाँ से ये तो टाइम हुआ पत्थर का यहाँ पहुँचने का। अब पत्थर की आवाज़ यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये तो सिंपल हम दूरी के, क्योंकि हमारे पास दूरी 300 दिया हुआ है, और उसके बाद साथ में हमारे पास ये भी है 340, जो इसका स्पीड है एयर में, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा t2 आ जाएगा। अब जो t1 निकाला हमने और t2 निकाला है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका 8.7 सेकंड आ जाएगा। जो स्टील वायर है उसकी लेंथ 12 मीटर दी हुई है, मास 2.1 kg दिया हुआ है। इसमें कितना टेंशन होना चाहिए इस वायर में, ताकि जो स्पीड होगी ट्रांसफर वेव की इस वायर में वो बराबर हो जो स्पीड है साउंड ड्राई एयर में, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी आपको 343 मीटर पर सेकंड हो। तो लेंथ आपको दी हुई है, मास दिया हुआ है, जो चीज़ दी है वो तो हम लिख लेते हैं, वेलोसिटी दी हुई है। अब जानते हैं कि जब हम टेंशन वगैरह की बात करते हैं तो मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, म्यू = मास पर यूनिट लेंथ, यानी 2.10 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया म्यू। इसके बाद हम टेंशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो वेलोसिटी से रिलेट करता है, v = √t/μ। अब इस केस में
वेलोसिटी आपके पास है, आपके पास म्यू भी आपने m/l करके निकाल लिया, वी आपको दिया है, ये ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी दी हुई है। तो आप टी कैसे निकालेंगे, टी इक्वल टू यहाँ वी स्क्वायर करें और म्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो 343 का होल स्क्वायर करके इस म्यू से यानी कि 0.175 से मल्टीप्लाई कर दें, तकरीबन इतना न्यूटन आ जाएगा ये, 2.06 इंटू 10⁴। फॉर्मूला है आपके पास v इक्वल टू अंडर गामा पी बार रो, पी इसमें प्रेशर है, रो डेंसिटी है। इसका यूज करके आपको बताना है कि जो स्पीड है साउंड की वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर से, इंक्रीज प्रेशर के इंक्रीज से इंडिपेंडेंट है, या कैसे है, या ये बताना है कि क्या ये स्पीड इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ और क्या ये इंक्रीज होती है ह्यूमिडिटी के साथ। इस फॉर्मूला को देख के बताना है। तो आप देखें इसमें करेंगे हम क्या कि हमारे पास वेलोसिटी इक्वल टू गामा पी बाय रो तो दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास n मोल है तो हम जानते हैं कि जब हम सारे लॉ, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, रेनॉल्ट लॉ को मिला दें तो पी वी इक्वल टू एन आर टी आता है। और n जिसमें जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल m बाय कैपिटल M। इसमें एक मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं हम, और कितने हैं, क्या मास क्या है उस मैटर का, वो हम यूज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको n को सब स्मॉल m बाय कैपिटल M लिखा, m इसमें टोटल मास है ये वाला, और कैपिटल M हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है उस गैस का ले लें, क्योंकि इसमें बात ही उस चीज़ की कही गई है जो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेशर क्या होगा इसमें, इसी के संदर्भ में अगर प्रेशर निकालने की कोशिश करें, बाकी सब दाएं हाथ पे ले आए तो ये होता है। अब इसमें एक चीज़ आप देखने योग्य है कि हम जब इसको RT/M M/M कह रहे हैं और इस रो को हम यहाँ ले जाते हैं नीचे, क्योंकि हमें ये संख्या चाहिए, देखिएगा P बाय रो। अब ये रो कैसे आ गया, हम जानते हैं कि जो रो होता है वो मास होता है रो इंटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम हम मास की जगह लिख सकते हैं, और जैसे हमने रो इंटू वॉल्यूम लिखा हमारा ये वी और वी कैंसिल हो गया है ना, ये वी कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, रो आ गया, वी कैंसिल हो गया। तो जब रो को इधर लाएंगे तो पी बाय रो आपका RT/M आ गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको हम इस जगह पे तब्दील करेंगे क्योंकि हम पी बाय रो हम चाह रहे थे ताकि इसके अंदर रख सके, और उसका क्या रिलेशनशिप है, यहाँ से लाए मास को हमने रो इंटू वेलोसिटी लिखा है, रो इंटू वॉल्यूम लिखा। अब देखिए किसी भी रो और पी, अगर हम इसका रेशियो लें प्रेशर का इस डेंसिटी से, और हमने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जैसे पी इंक्रीज करेगा आपका रो इंक्रीज करेगा, और ये वाइस वर्सा है, क्योंकि ये दोनों संख्या को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब v इक्वल टू, अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों इसको बढ़ाएं तो ये बढ़ता है, इसका मतलब, और ये हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, गामा तो खैर कांस्टेंट है ही है, तो अल्टीमेटली ये v कांस्टेंट हो गया, यानी कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगी प्रेशर से। अब देखिए प्रेशर से इंडिपेंडेंट कर दिया इसको। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने कहा पी बाय रो हमारा RT/M है, इसमें R कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और किसी भी जो गैस हो या मैटर हो उसका मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर इज वेरिएट कर रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लूँ तो ये पूरी संख्या पूरी कांस्टेंट हो जाएगी ना। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो अंदर की संख्या यहाँ से आता है ये कांस्टेंट है, क्योंकि RT/M हमने कहा टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, और गामा तो खैर कांस्टेंट है ही, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, यानी कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो गई प्रेशर से, जो कि आपको यहाँ से नहीं दिख रही है। अब देखिए वेलोसिटी को √P लिख रहे हैं, लेकिन हमने पी बाय रो को कुछ इस तरीके से बना दिया कि वो कांस्टेंट होने लगा। इसी तरीके से क्योंकि पी बाय रो हमने RT/M बनाया था, तो वी कैसे आया, गामा पी बाय रो, और पी बाय रो की जगह RT/M लिख दिया। अब वेलोसिटी डायरेक्ट यहाँ से देखिए, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई इस टेम्परेचर की। तो जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, या कहेंगे वेलोसिटी के इंक्रीज के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसी चीज को आप ये दोनों को ले लीजिए, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/√रो के, रो क्या, डेंसिटी। इसका मतलब यह है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली है। अगर आप रो इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। तो वेलोसिटी अगर आप
डिक्रीज या इंक्रीज मान रहे हैं तो ये रो पे डिपेंड करेगी। तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी जो डिक्रीज कर रही है वो इफेक्टिवली आप ये कहिए कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस आपको ध्यान रखना है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कौन सी चीज आगे बढ़ रही, कौन सी चीज कम हो रही है। अब यू हैव लर्न दैट अ ट्रैवलिंग वेव इन वन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, टी कॉमा टी। एक्स इसमें और टी आपका एक्स पोजीशन दिखाता है, टी टाइम है, स्पेस एंड टाइम कहते हैं इसको। अब इसमें y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस वी टी, क्या कॉम्बिनेशन इसका जहाँ x और t है वो x माइनस वी से लेकर x प्लस वी, देखिए कहाँ वेरिएट कर रहे हैं इसको, क्या कॉन्वर्स ट्रू है ये बताना है। मैं भी समझाऊंगा आपको ये क्या है। इसका मतलब ये है कि क्या हर एक फंक्शन या ये x माइनस वी टी ये वाला या x प्लस वी टी ये ट्रैवलिंग वेव दिखा रहा है आपको। आपको एग्जामिन भी करना है कि क्या ये फंक्शन जो 1 2 3 ये आपके ट्रैवलिंग वेव बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसी चीज़ को देखें कि जो ट्रैवलिंग वेव है एक डायमेंशन में वो आप एफ एक्स कॉमा टी से बता रहे हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है x माइनस वी टी और x प्लस वी टी, अगर आप ये कहें कि हर एक फंक्शन ये या ये ट्रैवलिंग वेव दिखाएगा तो ये गलत है, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं दिखाता है। और आपको अगर ये बताना हो कि इन तीनों में से कौन सा ट्रैवलिंग वेव है, तो जो इसका और इसका दोनों आंसर सेम ही है। क्या? क्यों? क्योंकि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी वेव फंक्शन को कि हाँ वो वाकई में ट्रैवलिंग वेव है, एक वेव तब ट्रैवलिंग वेव बनेगी कि जितनी भी एक्स और वाई टी की वैल्यू लें, एक्स और टी की वैल्यू आप इसमें लें, एक्स और कॉमा टी में एक्स और टी की वैल्यू लें, तो फंक्शन की एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। आप इन तीनों में देखें तो ये कोई भी इसमें फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं दे रहा है। कई कई जगह तो आपकी 1 बाय इनफाइनाइट यानी कि इस तरीके से वैल्यू आएगी। आप एक्स और टी की वैल्यू रख के देख लें, 0 0 0 रख के देख लें, तो यहाँ पर कोई भी आपकी ट्रैवलिंग वेव नहीं है। एक बैट है जो एमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और यदि जो साउंड है वो मीट करती है वाटर सरफेस को, जिसकी वेवलेंथ अगर आप बताना चाहें तो पहले आपको वेवलेंथ बतानी है रिफ्लेक्टेड साउंड की, ट्रांसमिटेड साउंड की। जो स्पीड है साउंड का वो ये दिया हुआ है वाटर में और एयर में। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक ही चीज़ लगाएंगे। पहले तो हमको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको लिख लेंगे, किलो में दी हुई है तो हम उसको 1 किलो 10 की पावर 3 होता है तो 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है, हम इसको 340 मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे। अब देखिए वेवलेंथ कहाँ से, अब जहाँ जाए v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा निकालना हो तो क्या करेंगे, v बाय न्यू, मतलब वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो वेलोसिटी क्या है 340 एयर में, और खैर फ्रीक्वेंसी तो आपको 10 की घात 6 दी हुई है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये संख्या आ जाएगी। अब इसमें आते हैं वाटर के लिए, सेम काम करेंगे, बस ये 340 की जगह 1486 लिख देंगे, 1486, और फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, तो 1.49 इंटू 10 की पावर -6, इस तरीके से लैम्डा निकलेगा। एक हॉस्पिटल है वो अल्ट्रासोनिक स्कैनर यूज करता है ताकि टिश्यू में ट्यूमर्स दिखाया जा सके, बताया जा सके। तो क्या वेवलेंथ होगी साउंड की इस टिश्यू में, जिसकी स्पीड जो साउंड की है 1.7 किलोमीटर है इसमें टिश्यू में। जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है स्कैनर की वो 4.2 मेगाहर्ट्ज है। तो हमको 1.7 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है जो स्पीड है साउंड की, यानी जो वेग है इस टिश्यू में साउंड का, 1.7 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। किलोमीटर पर सेकंड को हम सेकंड तो रहने देते हैं, किलोमीटर को हम 10 की पावर 3 कर लेते हैं, यानी कि इसमें बदल लेते हैं। जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है स्कैनर की, ये यानी कि ये 4.2 मेगाहर्ट्ज, मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिख लेते हैं। जो वेवलेंथ है साउंड का इस टिश्यू में, अब फिर से v इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि लैम्डा को निकालना है तो v बाय न्यू, यानी वेलोसिटी यहाँ रख देते हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ रख देते हैं, दोनों को मतलब आपको करना क्या है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका लैम्डा आ जाएगा। एक ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव है किसी स्ट्रिंग में, वो कुछ इस तरीके से बताई गई है, यानी कि y इक्वल टू ए है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, साइन, और ये पूरा का पूरा आपका फेस हो गया, और ये फेज एंगल हो गया। तो x और y इसमें सेंटीमीटर में दिए हुए, x और y सेंटीमीटर में है, और टाइम जो है आपका सेकंड में है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन है x है वो लेफ्ट से राइट है। तो पहले आपको बताना है क्या ये ट्रैवल कर रही है वेव, पहले ट्रैवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव बताना है।
इसके बाद बताना है कि यदि ये वेव ट्रैवल कर रही है तो इसका स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है इसके प्रोपोगेशन का, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, और इनिशियल फेज क्या है उसके ओरिजिन का, और क्या लीस्ट डिस्टेंस होगा दो सक्सेसिव क्रेस्ट में वेव, मतलब सीधी सी बात है, आपसे वेवलेंथ पूछी गई है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी इसी इक्वेशन में ही निहित है, इसी इक्वेशन में दी हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करना शुरू करें, हमारे पास जो इक्वेशन है ये इसका उत्तर है। ये कैसे आया ये उत्तर मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो ये इक्वेशन सवाल में दिया हुआ है इसको हम इक्वेट करेंगे अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव की, जो वो ट्रैवल कर रहा है या कर रही है लेफ्ट से राइट, सवाल में दिया हुआ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होता है वाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। ए क्या हो गया इसमें 3, ये साइन ओमेगा टी मतलब ये 36t, तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा यहाँ पर आ गया 36, ये ए है, एम्पलीट्यूड आ गया आपका 3.0। इसी तरीके से के एक्स और आपने इसको मैच करा, के आपका होता है वेव नंबर, तो के क्या आ गया, मैच कराइए इससे 0.018। इस तरीके से आपका 5 भी आ गया, π/4। ये सारी संख्याएं मिल गई आपको। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उससे हम ये सारी चीज़ निकाल सकते हैं। जब हमने कंपेयर किया ओमेगा 36 आया, के आपका ये आया जो मैंने अभी बताया आपको। अब हमारे पास हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है या कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ, या 2 पाई न्यू कह सकते हैं। न्यू होगा आपका ओमेगा बाय 2 पाई। मैं फिर से बताता हूँ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर न्यू भी लिख सकते हैं, ये की चीज़ है। तो न्यू निकालना हो तो क्या होगा, ओमेगा बाय 2 पाई, यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे, तो ओमेगा बाय 2 पाई है। इसी तरीके से लेमडा आपका 2 पाई बाय के होता है, वेव नंबर आपका इस तरीके से लेट होता है। अब वी इक्वल टू एन लेमडा होता है, मतलब वी इक्वल टू एफ लेमडा, वी इक्वल टू न्यू लेमडा, एक ही बात है। न्यू और फ्रीक्वेंसी कई जगह यही सिंबल यूज करते हैं, कई जगह ये सिंबल यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी, हम निकाल चुके। तो हम क्या करेंगे, जो अगर हमको न्यू निकालना है तो ओमेगा बाय 2 पाई ये हमने फ्रीक्वेंसी की जगह रखा, और ये आपका क्योंकि लेमडा इज 2 पाई बाय के, तो दोनों की जगह हमने ये रख लिया। क्यों रखा, क्योंकि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 पाई कैंसिल होगा, ओमेगा बाय के आ जाएगा। ये इसलिए किया क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से मिली है और के की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से मिली है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ये आपकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में आई थी, हमने इसको मीटर में बदल दिया है। जो स्पीड आ गई भी आपकी, एम्पलीट्यूड भी आपके पास है, यहाँ से एम्पलीट्यूड है। जो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, अभी मैं बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई होता है। ओमेगा आपके पास है और 2 पाई आप लिख दीजिए, 5.74 तो खैर हर्ट्ज आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पर ये 5 है, मतलब 5 आपको ये दिया हुआ है, तो जो ये तो 5 भी आ गया। अब डिस्टेंस अगर आपको निकालना है दो क्रेस्ट और दो ट्रफ में, वो आपको क्या निकालना है, बेसिकली यू वांट लैम्डा। तो आप जानते हैं वेव नंबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। अगर लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को यहाँ करिए, के को डिवाइड कर दीजिए 2 पाई बाय के आपके पास डायरेक्ट वैल्यू 0.018 है, तो ये 3.49 मीटर आ जाएगा। अब जो आपने पिछली वेव देखी थी, आपको इसमें y वर्सेस t प्लॉट करना है, जहां पर x 0 हो, 2 हो, 4 हो। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम किसी एक के लिए करेंगे 0 या 2 और 4 के लिए, और वो जो कर्व है वो एकदम सबके लिए सेम होगा। आपको इसका शेप बताना है, और किस एस्पेक्ट में जो ऑसिलेटरी मोशन है इस ट्रैवलिंग वेव की, वो अलग अलग डिफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, किसके टर्म्स में, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज के टर्म्स में। तो जो ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव है वो कैसे दी गई है, सवाल जो 15.8 सवाल है उसमें वाई एक्स कॉमा टी, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, इसके बारे में बात हो रही है। तो हमने वो डायरेक्ट लिख लिया। अब इसमें सारी चीज़ें हमें पता है ना, अभी अभी हमने सवाल में भी निकाला, ओमेगा हमने निकाले, या हमारे पास लैम्डा निकल गया था, एम्पलीट्यूड डायरेक्ट दी हुई है, सब चीज़ें हमारे पास है। और सवाल में ये दिया है कि आपको टी और वाई, देखिए आपको वाई और टी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो वाई कैसे आएगा, पहले मैं बताता हूँ आपको कि आप x इक्वल टू 0 रखेंगे पहली बार में, x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 4 रखेंगे, तो 0 के लिए करके देखते हैं। x इक्वल टू 0, जैसे x इक्वल टू 0 है, मतलब हर जगह जैसे ये x की जगह 0 रखना है, इसकी जगह 0 रखना है आपको। तो y 0 कमा टी, तो आपको करना क्या है, इस x की जगह 0 रख देना बस यहाँ पर, तो एक वैल्यू आएगी 36 t प्लस पाई बाय 4। आप जानते हैं ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है ना, ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है, ये टाइम पीरियड है आपका। तो
ओमेगा बेसिकली 36 है, इससे टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना हुआ 2 पाई 36, यानी कि जब हम x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो हमारे पास t क्या आना चाहिए, वो हमारे पास यहाँ से वैल्यू मिल रही है ना। तो अगर हम y और t को अगर हम ग्राफ करना चाहते हैं तो अलग अलग y के लिए उसकी जो t वैल्यू आ रही है वो आपको रखनी है इसमें, जो t आएगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी इस t की जगह ये जो t है इसकी जगह हम यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट करेंगे और फिर साइन की वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और y आएगा हमारा। आप समझिए कैसे आएगा। हमने ये t जो निकाला है हर बार ये 2 पाई 36 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आप पहली बार यहाँ 0 रखेंगे, फिर यहाँ अगली बार t/8 रखेंगे, फिर अगली बार 2t/8 रखेंगे, साथ में हर बार ये रखने के बाद फिर ये 36 इंटू टी, जो कि ये यहाँ से संख्या आ रही है आपकी, प्लस π/4, ये सब जुड़ता रहेगा। लेकिन यहाँ x में पहली बार ये, फिर दूसरी बार ये, इस तरीके से हम t तक जाएंगे और उसी करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि सारी संख्याएं आपके सामने है, साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसमें। ये अलग अलग संख्याएं आ गई और उसके बाद आप इसका प्लॉट बनाएंगे, यानी कि आप कह रहे हैं 0 पे क्या है, अगर t 0 है तो y कितना आ रहा है 3/√2, तो 0 पे 3/√2। ऐसी t/8 पे क्या आ रहा है 3, देखिए यहाँ पर 3 बना है, t/8 पे 3 है। ऐसे देखिए 3t/8 पे 0 है, 3t/8 पे 0 है। ऐसी अगर आप देखें ये वाला संख्या यहाँ पर हाईएस्ट आ रही है, इस तरीके से हम t तक पहुंच जाएंगे और फिर इसको एक कर्व प्लॉट कर देंगे। तो ये आएगा आपका पहला 0 के लिए, ऐसी 2 के लिए, ऐसी 4 के लिए। हर बार 2 और 4 हर बार वेरिएट करना है आपको इसको, है ना। जब 2 होगा तब क्या होगा, और 2 के लिए फिर से आप यही काम करेंगे। इस बार आप यहाँ 2 रखेंगे, ये ग्राफ बना है 0 के लिए, इस बार आप 2 रखेंगे, ऐसे वेरिएट करेंगे इसको ना। तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे कुछ बन के आएगा। ये अगला इस तरीके से बनेगा आपका, और उसके बाद तीसरा इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये 3 आपके ग्राफ निकल के आएंगे इससे। एक ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है y(x, t), इसमें a cos 2π आगे अंदर चीज दी हुई है, जहाँ पर x और y आपका सेंटीमीटर में है, t आपका सेकंड में है। आपको फेज डिफरेंस, ऑसिलेटरी मोशन, दो पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेटेड है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये निकालना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी है कुछ इस तरीके से दी हुई है। इसमें करना क्या है, पहले तो आप थोड़ा सा इसको एक रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं। हम करेंगे क्या कि 0.08 को जरा बाहर ले लीजिए, तो 10t/0.0080 आएगा -x। यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसमें देखिए, अब हमारी जो वैल्यू आई है इसको कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव से। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 2π/λ है, ये पूरी की पूरी। ऐसी जो आपका लैम्डा है वो आपका इसी को सॉल्व कर लूँ तो लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा कितना आ गया 125 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जो इस यहीं से ले लिया हमने, केवल बस इस छोटी सी इसमें ट्रिक है, या आपको 2π यहाँ तक रहने देना, 0.080 बाहर ले आना, क्योंकि x को हमको खाली छोड़ना है, बस इतना समझ लीजिए। तो बाकी जो चीज़ आ रही है ये जो सामने आ रहा है आपका, ये आपका आप डायरेक्ट इसको इक्वेट कर सकते हैं 2π/λ से, जो कि ये संख्या है आपके पास। अब जिसे आप इसको कंपेयर करेंगे तो वेव नंबर वगैरह चीज़ें आती हैं। ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव की क्या होती है। अब यहाँ तक हम लैम्डा ले आए। अब जो फेज डिफरेंस है ऑसिलेटरी मोशन में, अगर दो पॉइंट जिसमें डेल्टा एक्स सेपरेटेड है, डेल्टा फाई होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, मतलब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशनशिप होती है। तब क्योंकि क्वेश्चन में देखिए डेल्टा एक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे डेल्टा एक्स दिया हुआ है। तो पहली बार में डेल्टा एक्स जो है आप चाहे तो 4 मीटर यानी कि सेंटीमीटर में डाल दीजिए, क्योंकि पिछली संख्या भी सारी की सारी जो इक्वेशन है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो 2π/λ हम निकाल चुके, यहाँ पर 400 रख दीजिए। एक बार 400 रखेंगे, एक बार ये 0.5, एक बार λ/2, एक बार 3λ/4। तो ये अलग अलग रेडियन में वैल्यू आ जाएंगी।
केवल इसमें रखनी है जो जो वैल्यू है ना, डेल्टा एक्स जो आपको दिया हुआ उसको रखना है, बस लैम्डा निकालना था इस सवाल में, मेन चीज़ ये थी बस। एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है किसी स्ट्रिंग का जो दोनों ही एंड से क्लैम्ड है, बंद है, वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक्स और वाई मीटर में है, टी आपका सेकंड में है, जो लेंथ है स्ट्रिंग की 1.5 मीटर दी हुई है, और मास आपको 3 × 10⁻² kg दिया है। आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवलिंग वेव या स्टेशनरी वेव। आपको जो सुपरपोजिशन है दो वेव का अपोजिट डायरेक्शन में, इसको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद बताना है इसकी यहाँ की फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड क्या है, एक जो दो कंबाइंड वेव है उनकी। टेंशन भी बताना है आपको। तो ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, अगर आप स्टेशनरी वेव की देखें तो वो होती है 2a sin kx cos ओमेगा टी। यहाँ साइन भी है, इधर साइन भी है, कॉस भी है, तो 2a sin kx cos ओमेगा टी से अगर इसको इक्वेट करें तो 2a ये हो जाएगा, k ये हो जाएगा, और ओमेगा इतना हो जाएगा 125। तो ये सारी चीज़ें हमारी इससे मैच हो रही है। तो ये जो फंक्शन है ये स्टेशनरी वेव बता रहा है आपको। अब एक ट्रैवलिंग वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है वो इस तरीके से दी जाती है, राइट। y1 हम मान लेते हैं इसको, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रही है वो क्या होती है, वो होती है -a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये आपका हो जाएगा y2। सुपरपोजिशन करेंगे तो क्या करेंगे, इस y1 को y2 से जोड़ दीजिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक को आपको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस साइन था इसलिए माइनस आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन a माइनस बी कैसे होता है, साइन a प्लस बी कैसे होता है, कई चीज़ें इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा वैसे k की जगह हमने 2π/λ लिख दिया बस, और ओमेगा की जगह 2πf फ्रीक्वेंसी, 2π न्यू कर सकते हैं इसको। अब ये जो चीज़ आई ना, इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, जैसे मैंने कहा था क्या क्या चीज़ें कंपेयर करेंगे। ये 2π/λ है, ये 2π/3 है, तो लैम्डा कितना हो गया 3। डायरेक्ट कंपेयर करके आ जाएगा, लैम्डा आपका 3 आ गया। देखिए दोनों कंपेयर भी कर सकते हैं, लैम्डा 3 आ जाएगा। और क्योंकि 2πf है या 2π फ्रीक्वेंसी है, ये सीधा 120 पाई के बराबर है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 60 हर्ट्ज। अब v = l लैम्डा होता है या फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, तो वेलोसिटी भी आ जाएगी 60 × 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब जो वेलोसिटी है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है, ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग में, तो v इक्वल होता है √T/μ। वेलोसिटी आपने निकाल ली, मास आपको दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो मास पर यूनिट लेंथ पहले निकाल लें, इन दोनों को डिवाइड कर लें, 3.0 × 10⁻² और 1.5 को, तो ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, μ = m/l। तो ये तकरीबन ये संख्या आ गई। जो टेंशन है इसमें निकालना है, टेंशन कैसे निकालेंगे, ये μ² इंटू मतलब v² इंटू म्यू, तो v² इंटू म्यू, v अपने पास है ही 180, म्यू अभी भी हमने निकाल लिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, टेंशन आपका 648 न्यूटन आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट था वेव के सवाल जवाब का, अभी और भी है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।